हाँ जी, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। सो आज लास्ट टाइम हमने बात की थी विद रिगार्ड्स टू SU2 सिमेट्री। सो स्पेशल यूनिटरी ग्रुप, जिसमें हमारे पास डायमेंशंस कितने रहते थे n इज इक्वल टू 2 था हमारे पास एट दैट टाइम, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमारे पास वहाँ पे 3 रहते थे। एंड वहाँ पे 2 एंड 2 स्टार कंजुगेट रिप्रेजेंटेशंस हमने वहाँ पे देखी थी, एंड उसमें हमने फाइंड आउट किया था कि हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को वहाँ पे इंटरप्रेट कर सकते हैं स्पाइनल रिप्रेजेंटेशन में, या फिर हम किसको रिप्रेजेंट कर सकते थे पायन रिप्रेजेंटेशन पायंस को, एंड उस केस में हमारे पास हायर डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन वगैरह भी हम देख सकते थे। लेकिन एट दैट टाइम जितने भी हमारे पास पार्टिकल थे उनको हम इंटरप्रेट कर पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे 1960s की बात आती है तो वहाँ पे काफी सारे पार्टिकल साइमल्टेनियसली डिस्कवर होने स्टार्ट हो जाते हैं, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ बबल चैम्बर। तो बबल चैम्बर में पायंस की डिस्कवरी हुई थी, उसके बाद काफी सारे पार्टिकल्स थे जो बबल चैम्बर में डिस्कवर हुए थे, लेकिन एट दैट टाइम जो SU2 सिमेट्री है वो छोटा ग्रुप है, मतलब इसमें इतने ज्यादा पार्टिकल्स को आप अकोमोडेट नहीं कर सकते। तो इतने ज्यादा पार्टिकल्स को अकोमोडेट करने के लिए आपको हायर सिमेट्री चाहिए, जिसके लिए हमने एक तो नया ग्रुप डिवाइस किया था, दैट वाज SU3। तो SU2 से लेके SU3 तक जो ट्रांजिशन है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो एक्सपेरिमेंटल सिचुएशंस व्हिच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ SU3, कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल सिचुएशंस थे मैं पहले बताता हूँ। ये 6 नंबर का आर्टिकल आपको एज सच पेपर में आएगा, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से ही आपको बोलता आ रहा हूँ कि ये वाले आर्टिकल एज सच आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन कौन कौन सी है, तो मैंने जैसे बता ही दिया है कि लार्ज नंबर ऑफ हेड्रोन्स वर डिस्कवर्ड इन द अर्ली 1960s। तो बबल चैम्बर जब स्टार्ट हुआ था, बबल चैम्बर के ऊपर जैसे ही एक्सपेरिमेंट्स वगैरह रन हुए थे, जब जब जैसे आपने पढ़ा हुआ है, आपने एक्सपेरिमेंट वगैरह भी परफॉर्म किए हैं, PP बार इंटरेक्शन, NN बार, या फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप KT इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो वो ऑल दैट इज पार्ट ऑफ बबल चैम्बर। तो वहाँ पे आप पायंस की जहाँ KT इंटरेक्शन में कौन कौन से पार्टिकल बिट हो रहे हैं उनकी स्टडी करते हो। तो एट दैट टाइम 1960s में जब जैसे ही बबल चैम्बर की डिस्कवरी हुई थी, बबल चैम्बर को एनालाइज के जो उसके फोटोग्राफिक इमल्शन से इमल्शन टाइप भी थे, क्लाउड चैम्बर था, एट दैट टाइम काफी सारे पार्टिकल वहां पे देखने के लिए मिले थे। सो देयर वाज ए नीड टू फाइंड ए हायर सिमेट्री व्हिच कुड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दीस लार्ज नंबर ऑफ hadrons। तो बबल चैम्बर, क्लाउड चैम्बर, ऑल दोज वर पार्ट ऑफ द बिग बंच ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, जिनकी वजह से काफी सारे पार्टिकल डिस्कवर हुए थे, एंड उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक हायर सिमेट्री की जरूरत थी। सो उसके बाद क्या है, मोटिवेशन टू गो टू SU3 सिमेट्री वाज टू एडिटिव क्वांटम नंबर्स। तो यहाँ पे 2 क्वांटम नंबर की हम बात कर रहे हैं जिनकी वजह से आपके पास हायर सिमेट्री चाहिए थी हमें। तो पहली बात है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज रिलेटेड टू I3। तो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है इट इज आल्सो ए क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। एक आपके पास कौन सा चार्ज होता है, एक कलर चार्ज होता है, दैट इज आल्सो सिमेट्री। तो कल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज रिलेटेड टू I3, ये आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला दे रखा होता है, Q इज इक्वल टू I3, दैट इज थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग Y प्लस Y डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आता है यहाँ पे, दैट इज योर हाइपर चार्ज। दैट सो आपके पास क्या है, दिस इज Z कंपोनेंट आइसोस्पिन, और यू कैन से इट इज थर्ड कंपोनेंट। सो उसके बाद आपके पास बैरियर नंबर रहेगा, एंड उसके बाद आपके पास स्ट्रेंजनेस नंबर भी रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 रहेगा। तो यहाँ पे हाइपर चार्ज इज गिवन बाय बैरियर नंबर प्लस स्ट्रेंजनेस नंबर। तो आपके पास दोनों का कपलिंग रहेगा। तो यहाँ पे 2 तरह के आपके पास चार्जेस हो गए, एक आपके पास हाइपर चार्ज है, एक आपके पास आइसोस्पिन है, और एक पे आपके पास कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया। तो ये आपस में रिलेटेड है। आइसोस्पिन तो आपने ऑलरेडी कवर कर रखी है, लेकिन आपके पास एक और भी क्वांटम नंबर एग्जिस्ट करता है, दैट इज हाइपर चार्ज। तो यहाँ पे आप हाइपर चार्ज एंड आइसोस्पिन को जब आप कोलैबोरेट करोगे तो वहां पे आपके पास क्या आएगा, आपके पास सिमेट्री हायर हो जाएगी। तो वहां पे पहले आपके पास ओनली आइसोस्पिन था, अब उसके बाद हाइपर चार्ज को भी जब आप टेक केयर करेंगे तो हायर सिमेट्री आप अटेन कर सकते हैं। So strangeness and charge were found to be conserved by the strong interaction। तो strangeness and charge को पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि कंजर्व देखने के लिए मिले थे। So therefore there has to be some symmetry group of rank 2 in which Q charge or isospin the third component, and S or Y can be considered as डायगोनल जनरेटर। सो देयर शुड बी सम हायर सिमेट्री, जिसमें हम इन दो जो क्वांटम नंबर है, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया या हाइपर चार्ज हो गया, उसको हम टेक केयर कर पाए। चाहे आप चार्ज को बोल लीजिए, चाहे आप स्ट्रेननेस को बोल लीजिए, या फिर आप इन दोनों को रिलेट कर लीजिए, आप दोनों को साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। तो आइसोस्पिन एंड हाइपर चार्ज और चार्ज एंड स्ट्रेननेस दोनों को साइमल्टेनियसली आप यूज कर सकते हैं। तो रैंक यहाँ पे 2 रहेगा। तो कैसे कैसे रिड्यूस करेंगे वो भी हम आगे पढ़ेंगे।
तो ग्रुप SU2 मस्ट बी सब ग्रुप ऑफ द रैंक 2 SU3 ग्रुप। जो पहले ही हमने पार्टिकल डिसाइड किए हुए हैं, ऑल दोस पार्टिकल विच आर प्रिडिक्टेड और विच आर डिपिक्टेड इन टर्म्स ऑफ SU2 सिमेट्री, मतलब जिन पार्टिकल को हम SU2 सिमेट्री में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो दैट दोज शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ SU3 ग्रुप आल्सो। तो जो पार्टिकल SU2 में एक्सप्लेन हो रहे हैं वो SU3 में भी एक्सप्लेन होने चाहिए। तो यूजिंग SU3 more can be predicted because multiplet of SU3 could be bigger than those of the SU2। मतलब SU2 सिमेट्री में जितने पार्टिकल समझ पा रहे थे हम, उससे ज्यादा पार्टिकल को की एक्सप्लेनेशन हमें मिलेगी SU3 की सिमेट्री में। So it was found that by Niemann in 1964 में उन्होंने देखा था, who found that predictions of SU3 are in close agreement with the experiments। तो 1960s में ये वाले एक्सपेरिमेंट्स वेरीफाई होने स्टार्ट हो गए थे कि जो SU3 प्रिडिक्ट कर रहा है सेम आपकी नेचर में मिल रहा है, देखने के लिए मिल रहा है, जैसे ओमेगा पार्टिकल है। तो ठीक है जी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जिसकी स्ट्रेननेस -3 आती है, -3 और -2 हो सकती है यहाँ पे, उसको हम लेटर ऑन स्टेजेस में देखेंगे, -3 है कि -2 है। तो उसके केसेस में जो भी इसकी प्रेडिक्शंस थी, इसका चार्ज कितना होना चाहिए, स्केलर है या फिर सूडो वेक्टर है, क्या है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितनी भी प्रेडिक्शंस थी सारी की सारी वैलिडेट हो गई थी। तो ये वाला पार्टिकल जो है मेगा पार्टिकल है, ये वाला पहले प्रेडिक्ट हुआ था SU3 ग्रुप में, उसके बाद इसकी वेरिफिकेशन हुई थी। ठीक है जी। सो आफ्टर द सक्सेस ऑफ SU2 इट वाज इजी टू एक्सटेंड इट टू द SU3। तो ये वाला पार्टिकल ओमेगा पार्टिकल जो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, ये हम लेटर ऑन स्टेजेस में पता चलेगा कि कैसे वेरीफाई होता है। तो सबसे पहले इनका कंपैरिजन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आप पहले इसको चाहे नोट डाउन करके लिख लीजिए, चाहे आप लेटर ऑन स्टेजेस में भी याद रखें। तो उस कंपैरिजन क्या है, SU2 ग्रुप है आपके पास, एक है आपके पास SU3 का ग्रुप है। तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स इसमें कितने रहेंगे, बिकॉज स्पेशल यूनिटरी ग्रुप है तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स दोनों के केसेस में n² - 1 आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है जी। तो SU2 है तो यहाँ पे n = क्या हो गया बेटा 2, यहाँ पे कितना हो गया बेटा n = यहाँ पे आपके पास 3 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे n² - 1 कितने हो गए बेटा, नंबर ऑफ पैरामीटर यहाँ पे 3 हो गए ना, यहाँ पे कितने हो गए 8। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ये जनरेटर कितने हो गए, कॉरस्पॉन्डिंगली जितने पैरामीटर रहेंगे उतने ही जनरेटर रहेंगे। ठीक है, ली ग्रुप का अलजेब्रा आपके पास यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहाँ पे जनरेटर 8 है, सॉरी नंबर ऑफ पैरामीटर 8 है, तो 8 ही यहाँ पे जनरेटर होने चाहिए। तो यहाँ पे जनरेटर कितने हो गए, 3। जस्ट लाइक पॉली मैट्रिक्स क्या है बेटा, सिग्मा x, सिग्मा y एंड सिग्मा z। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ जनरेटर्स 8 है, तो यहाँ पे कौन कौन सी रहेंगे, λ1, λ2, λ3। दीज आर द गेलमैन मैट्रिसेस जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो दीज आर द जनरेटर्स ऑफ SU3। तो यहाँ पे कितने रहेंगे, 5, λ6, λ7 एंड λ8। तो यहाँ पे 8 तरह के जनरेटर आपको देखने के लिए मिलेंगे। दीज आर पॉली मैट्रिसेस, ये पॉली को फॉलो करते हैं, दीज आर गेलमैन मैट्रिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे गेलमैन मैट्रिसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रैंक जो है, रैंक नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ कम्यूटिंग जनरेटर्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ कम्यूटिंग जनरेटर यहाँ पे कितने थे बेटा, यहाँ पे कौन जनरेट कर रहा था, या तो L² था या फिर J² का या फिर I² की हम बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 2 जनरेटर रहेंगे, लेकिन वो हम लेटर ऑन स्टेजेस में देखेंगे कौन कौन से हैं। फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैंने आपको 2 and 2 की बताई बात की थी। तो यहाँ पे फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन जो है 2 डायमेंशन है, यहाँ पे हमारे पास 3 डायमेंशन रहेगी। तो रेगुलर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे 3 रहेगी, यहाँ पे 8 रहेगी। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं AW जोशी की बुक से। तो ये इसके बेसिक पैरामीटर्स है जिनको हमने स्टडी किया। हाँ जी बेटा, सो हम कंटिन्यू करते हैं, बीच में इंटरनेट कनेक्शन वगैरह ब्रेक हो जाते हैं। तो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे SU2 की बात हो रही है कि SU2 के से हम SU3 में ही क्यों गए। सो व्हाई वी नीड टू गो फ्रॉम SU2 टू SU3 रादर देन SU2। हम इसको हायर सिमेट्री में जाने के लिए SU2 को कपल कर सकते थे विद रिस्पेक्ट टू U1। U1 जो है ये हमारी जो सिमेट्री है 1/1 मैट्रिक्स की जो सिमेट्री है, ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को गवर्न करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो सारी की सारी U1 के साथ कपल होती है। जो SU2 है उसके आगे जाने के लिए स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में हम SU3 में क्यों गए, तो ये वाला पार्ट भी हम यूज कर सकते थे। तो ये वाला जो पार्ट है SU2 into U1 जो है, ये वीक इंटरेक्शन का पार्ट है बेटा। तो ये वीक इंटरेक्शन में यहाँ पे यूज होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवीक थ्योरी। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जो है ये आपके U1 में आती है, एंड जो SU2 है वो वीक इंटरेक्शन का पार्ट है। इन दोनों को हम क्लब करके इलेक्ट्रोवीक थ्योरी का नाम देते हैं, ये हम इलेक्ट्रॉन से में पढ़ेंगे।
लेकिन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के केस में हम इसको डायरेक्टली फॉलो अप नहीं करते। However, it was found to be not sufficient to explain the large number of hadrons. जितने भी हमारे पास hadrons अवेलेबल हुए थे at that time, large bunch of chunk of hadrons जो हमारे पास अवेलेबल हुआ था, जो हमने डिस्कवर किया था, उसको एक्सप्लेन करने के लिए it was not sufficient. Multiplets of SU3 are bigger than SU2, so it was more appropriate to use SU3 rather than SU2. So since SU3 is a group of rank 2, तो इसके रैंक जो है ये 2 के बराबर है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं लेट जो आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हैमिल्टोनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं e रेज़ पर आयोटा इनटू h be a unitary transformation in the fundamental triplet के स्पेस। ट्रिपलेट कौन सी होगी, s3 का केस आ गया, तो इसीलिए हमने लिखा जो h है इट इज अ 3x3 हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स के केस में। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स जो है इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज वेल एज द जनरेटर। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको कैसे लिखेंगे, यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय e रेज़ पर आयोटा ओमेगा नॉट, ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट हो जाएगा, और बाकी कौन सा पार्ट बचेगा आपके पास, e रेज़ पर आयोटा ओमेगा इनटू लैम्डा। तो ये वाले जो जनरेटर है all those are part of this। तो जैसे पहले लिखते थे e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड सिग्मा के कॉरेस्पॉन्डिंग आप ऐसा पैरामीटर लिखते थे, वहां पे आपके पास ये वाला जनरेटर होता था। अब आपके पास कौन सा जनरेटर है बेटा, लैम्डा जनरेटर है। यहाँ पे पास गैल्मन मैट्रिसेस है, वो इसको जनरेट करेंगे रादर देन दी पॉली मैट्रिसेस। तो फर्स्ट पार्ट कॉरेस्पॉन्ड टू ग्लोबल गेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला पार्ट भी हम लेटर ऑन स्टेजेस में पढ़ेंगे जब हमारा सेकंड यूनिट स्टार्ट होगा। ग्लोबल गेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, लोकल गेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, वो हम लेटर ऑन स्टेजेस में पढ़ेंगे। फिलहाल की घड़ी आप इतना डाइजेस्ट कर लीजिए कि जो भी यूनिटरी मैट्रिक्स हमारी जो है SU3 में गवर्न होगी दैट विल बी गिवन बाय e रेज़ पर आयोटा ओमेगा इनटू लैम्डा ऑफ i डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे जो है ये गैलमैन मैट्रिसेस बोला जाता है इनको, लैम्डास को। दीज आर 3x3 मैट्रिसेस। सिंस SU3 की बात हो रही है, इट इज द यूनिटरी स्पेशल यूनिटरी ग्रुप ऑफ 3x3 मैट्रिसेस। तो 3x3 मैट्रिसेस यहाँ पे होनी चाहिए। तो दीज आर सिमिलर टू टॉ मैट्रिसेस, जिसको हम पॉली मैट्रिसेस भी बोलते हैं। इन 2 डायमेंशन दे आर जनरलाइजेशन ऑफ पॉली मैट्रिसेस एंड सेटिस्फाई द सेम कंस्ट्रेंट एज गवर्न्ड बाय द पॉली मैट्रिसेस। तो इसको हम जनरलाइज्ड पॉली मैट्रिक्स का नाम भी दिया जाता है। तो इसको हम पॉली मैट्रिसेस से ड्राइव भी करते हैं। तो जैसे मैं आने वाले टाइम में अभी बताऊंगा, नेक्स्ट जो पेज है उसमें बताऊंगा कि आपको पॉली मैट्रिसेस से कैसे गैल्मन बनाई जाती है। एंड सेटिस्फाई द सेम कंस्ट्रेंट, तो जैसी कंस्ट्रेंट आपके पास पॉली मैट्रिसेस में होती है, सिमिलर कंस्ट्रेंट आपकी लैम्डास में होती है, लेकिन ये जनरलाइज्ड रहेगा। तो दे आर जनरेटर्स ऑफ इनफाइनाइट सिंबल SU3 ट्रांसफॉर्मेशन इन ट्रिपलेट स्टेट। तो ये सारे का सारा पार्ट SU3 में आ जाएगा। सो लैम्डास आर ऑल इंडिपेंडेंट एंड एनी वन ऑफ देम कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर। जैसे सिग्मा जो होते हैं, जब पॉली मैट्रिसेस दे आर ऑलवेज ऑल इंडिपेंडेंट, सिमिलरली लैम्डास आर आल्सो इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, इनको आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, मैं पहले ही बता देता हूँ। दिस इज लैम्डा 1, जो पहली पॉली मैट्रिक्स होती है वो आपकी क्या होती है, 0 1 1 एंड 0। तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आपकी कौन सी हो गई, ये आपकी सिग्मा 1 सिग्मा x होगी। तो सिग्मा 1 हो गई या सिग्मा x सेम चीज हो जाती है। इसको आप कैसे लिखते हो, दिस इज सिग्मा x, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी लैम्डा 1 होगी। सिमिलरली सिग्मा y क्या होता है बेटा, 0 माइनस आयोटा आयोटा एंड 0 होता है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये सिग्मा y है, तो इसको कैसे लिखोगे, 0 0 एंड 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट आप इसको ऐसे लेके चल सकते हैं। तो आपके पास सिग्मा 3 क्या, लैम्डा 3 क्या होता है, इट इज सिग्मा 3 0 एंड 0। सो जस्ट लाइक 0 0 लाइक दिस, ये आपका लैम्डा 3 हो गया। सिमिलरली आपके पास जो हायर आएगा दैट विल बी गिवन बाय, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है, लैम्डा 4। तो आपके पास क्या होता है, सिग्मा 1 दैट इज 0 1 1 0 होता है। इसको जो फर्स्ट है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, इसका ये वाला जो फर्स्ट है ये नीचे लाई कर रहा है, बीच में जीरोस आ गए, तो इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, जो सिग्मा वाई होता है आपके पास दैट इज 0 माइनस योटा आयोटा एंड 0 होता है। इसका जो माइनस योटा है वो टॉप पे पड़ा हुआ है, जो लास्ट वाला नीचे वाला योटा है दैट इज गिवन बाय इन द थर्ड कॉलम, और सॉरी इन द थर्ड रो। तो जो सिग्मा लैम्डा 6 है, लैम्डा 6 के केस में आपके पास उल्टा शुरू हो जाता है, जस्ट लाइक 0 0 0 एंड सिग्मा एक्स। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ आ गया। उसके बाद 0 0 0 एंड सिग्मा वाई आपके पास आ जाता है, लैम्डा 7 हो गया। ये वाली टोटली इंडिपेंडेंट होती है, इसको आपको बनाना पड़ता है। इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दिस एंड इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट शुड नॉट बी ड्राइवेबल, इट शुड बी इंडिपेंडेंट। तो इसको हम यहाँ से ड्राइव किया जाता है, इसको आप देख सकते हैं WOC में।
So lambda 3 and lambda 8 are the diagonal matrices. तो lambda 3 and lambda 8 जो है they are simultaneously diagonalizable. तो इसको याद याद रखना थोड़ा सा. Lambda 1 and lambda 4 and lambda 6 have poly matrices with one more row, and lambda 2, lambda 5 and lambda 7 is similar to sigma 2 and lambda 3 is similar to sigma 3. तो ये वाला पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है. तो यहाँ पे ये चीज याद रखना कि lambda 3 and lambda 8 दोनों ही डायगोनल एग्जिस्ट करते हैं. इसको देख सकते हैं, जो lambda 3 है ये दोनों डायगोनल फॉर्म्स में है, इनका ट्रेस 0 रहेगा. ठीक है जी. तो lambda 3 and lambda 8 दोनों का ट्रेस 0 होगा. तो lambda 8 is written such that it is orthogonal to lambda 3. इन दोनों ही ऑर्थोगोनल रहेंगे. lambda 3 and lambda 8 यार पर्टिकुलर है. SU3 जनरेटर जो है मस्ट हैव SU2 जनरेटर्स इंक्लूडेड इन देम. तो ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है. SU2 के जो जनरेटर है उसको हमने जनरलाइज करके SU3 के जनरेटर बनाया है. ठीक है. देयर इज नो एनालॉजी ऑफ lambda 8 इज गिवन इन SU2. तो lambda 8 जो है वो SU2 का पार्ट नहीं है. इट इज ए मैट्रिक्स व्हिच कम्यूट्स विद lambda 3. सो इट इज, इसको हमने बनाया हुआ है lambda 3 एंड lambda 8 का कम्यूटेशन रिलेशन से निकाला हुआ है. तो इट शुड बी इक्वल टू 0. दोनों का कम्यूट करना यहाँ पे जरूरी है. सो देयर आर 3 SU2 सब ग्रुप्स इन SU3. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप डिजाइन भी कर सकते हैं. इन जनरल इनफाइनाइट सिमल SU3 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ n डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन बाय. तो n डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में SU3 को कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, जस्ट लाइक दिस. तो यहाँ पे f जो लिखा हुआ है, f का चार डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. लैम्डा f जो है ये लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 दे रखा है, जस्ट लाइक s इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 हमने वहां पे लिखते हैं. ठीक है. तो सिमिलर फिनोमेना यहाँ पे सिमिलरली हम जो मैथमेटिक्स है सिमिलर रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. तो जो फॉर फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे लिखते हैं. तो इसके जो स्ट्रक्चर कांस्टेंट वगैरह होंगे या इसका लीनियर जबरा होगा वो ऐसे वर्णन किया जाएगा. जैसे हम J1 J2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वहाँ पे लीनियर जबरा लिखते थे. यहाँ पे जो स्ट्रक्चर कांस्टेंट है उसको आपको f ऑफ i j के लिखा जाएगा. स्ट्रक्चर कांस्टेंट आपके f i j एंड k के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखे जाते हैं. ये वाला पेपर, ये वाला जो पार्ट है स्ट्रक्चर कांस्टेंट आपको एग्जाम में आ जाता है. प्लीज फाइंड आउट 1 to 4. f of 1 to 4 क्या होगा, मतलब जो पहली मैट्रिक्स होगी वो आपके कैसे आएगी, इसको आपको कैसे डिनोट करेंगे, जस्ट लाइक इट विल बी गिवन बाय f1 f2 and it will be iota f1 to 4 and something like it will be f of 4. आपने इसको फाइंड आउट करना है. f का मतलब क्या हो गया बेटा, इट इज नथिंग बट लैम्डा डिवाइडेड बाय 2. So lambda 1 divided by 2 हो गया. This is also lambda 2 divided by 2 and it will be I f1 to 4 and it will be lambda 4 divided by 2. आपको ऐसे भी करना पड़ेगा. उसके बाद इसकी वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे मैट्रिक्स की, उसका रिजल्ट बनाएंगे एंड तब जाके आपके पास f of 1 to 4 आएगा स्ट्रक्चर कांस्टेंट. इट विल बी 1, इट मे बी 2, इट मे बी -1, इट मे बी -2 डिपेंडिंग ऑन द थिंग्स. आप इसको ड्राइव करके देखेंगे. तो ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है. ठीक है. तो स्ट्रक्चर कांस्टेंट SU3 के कॉरेस्पॉन्डिंग अपने फाइंड आउट करने जरूरी है. एंड इसमें मोस्टली जो कोएफिशिएंट होते हैं मोस्टली 0 होते हैं. सम टाइम्स दे आर फाउंड टू हैव पर्टिकुलर वैल्यू, सम टाइम्स दे आर नॉन जीरो. तो कुछ टाइम्स होंगे जो इसमें आपके वैल्यू नॉन जीरो आएगी, अदरवाइज ये 0 रहते हैं. चैंगली की बुक है उसमें आप देख सकते हैं. ठीक है. चैंगली में ये काफी कुछ एलैबोरेट करके लिखा हुआ है, वहां पे स्ट्रक्चर कांस्टेंट इसके फाइंड आउट किए हुए हैं. So these are 8 into 8 into 8 512 such function. तो यहाँ पे काफी सारे फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं. जस्ट लाइक f हमारे पास कितनी है यहाँ, जस्ट लाइक f जो आपके पास f1 to 4 सॉरी ये हो गया, हमने लिखा है i j के, जहाँ पे 8 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने, फर्स्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग 8 कॉम्बिनेशन रहेंगे, सेकंड के कॉरेस्पॉन्डिंग भी 8, थर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग भी 8. टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन जो रहेंगे 512 रहेंगे. So most of these are zeros and few are non-zero, making calculations easier. They are real and complex antisymmetric in the 3 indices. तो ये एंटीसिमेट्रिक रहते हैं. उसके बाद क्या आ जाता है बेटा, सिंस SU3 इज ए रैंक 2 ग्रुप, इसका जो रैंक रहता है वो 2 रहता है. इट हैज 2 जनरेटर्स व्हिच आर साइमल्टेनियसली डायगोनलाइजेबल. तो SU3 में यहाँ इतना पॉसिबल नहीं था. यहाँ पे SU3 में दो रैंक 2 होने की वजह से यहाँ पे 2 आपके पास जनरेटर ऐसे रहेंगे जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग उनको डायगोनलाइज किया जा सकेगा और दे कम्यूट विद द हैमिल्टोनियन और दे फॉर्म ए कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑपरेटर्स विद द हैमिल्टोनियन. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप रिजल्ट ड्रॉ करके दे सकते हैं. सो दीज जनरेटर्स आर लैम्डा 3 एंड लैम्डा 8, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. दीज आर पर्टिकुलरली यूजफुल एंड इन दोनों का कम्यूटेशन रिलेशन आपस में 0 होना चाहिए. दीज आर बोथ ऑर्थोगोनल एज वेल एज डायगोनलाइजेबल.
तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं। तो SU2 में आपके पास ऑलरेडी दे रखा था सिग्मा 1 टाउ 1 into टाउ 2 इट इज इक्वल टू 2 आयोटा सिग्मा 1 2 3 इट विल बी इक्वल टू टाउ 3। ये आपके पास जो रिलेशन है ये पॉलीमर्सिस के केस में एग्जिस्ट करता है, SU2 के केस में। एंड अगर ये आपका एक कम्यूटेटर है, ये एंटी कम्यूटेटर है, ये एंटी कम्यूटेटर निकालेंगे तो 2 ऑफ टाउ डेल्टा ऑफ IJ आएगा। ये कम्यूटेटर है, ये एंटी कम्यूटेटर है बेटा, ठीक है जी। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सिमिलरली इन SU3 के केस में भी आपके पास रिलेशन ये वाले रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे। जो एंटी कम्यूटेटर ये होता है आपके पास दैट विल बी गिवन बाय सॉरी लैम्डा ऑफ I इनटू लैम्डा ऑफ J। ये आपके पास टोटल रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। इसको आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, ये आपके काम की चीज है। इसको आपको एलैबोरेट करके भी पेपर में सॉल्व करना पड़ेगा। इट इज आल्सो ए 6 मार्क्स क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको दे रखा होता है, काफी बार काफी जगह यूज करना पड़ता है। D of IJ के आपको पूछा जा सकता है। So these are mostly zero. Only few of them contribute. Lambda 3 and lambda 8 have been chosen such that charge and hypercharge can be expressed in terms of these functions. तो यहाँ पे इनको particularly choose किया गया है कि आपके पास जो f functions हैं, जो आपके पास स्ट्रक्चर फंक्शंस है यहाँ पे दे रखे हुए हैं, जो उसमें लैम्डा 3 एंड लैम्डा 8 जो है उसको पर्टिकुलरली ऐसे बनाया जाता है कि आपके पास जो रिजल्ट है, जो आपके पास जो चार्ज है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन द टर्म्स ऑफ f3 प्लस f(8) डिवाइडेड बाय √3। इसको कैसे यूज करना है, इसका क्या फंक्शन रहेगा, वो हम लेटर ऑन स्टेज में बात करेंगे। इसका आगे भी एलेबोरेशन आएगा। तो जो हाइपर चार्जेड कैन बी इंटरप्रेटेड इज 2 into f(8) डिवाइडेड बाय √3। इसकी डेरिवेशन में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, बस इसको ऐसा हमने डाइजेस्ट करना है बेटा। इन 3 डायमेंशंस आपके पास जो चार्ज रहेगा, बिकॉज f जो होते हैं, जो आपके पास स्ट्रक्चर फंक्शंस है, दीज आर गिवन बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। इसी केस में f3 क्या होएगा, लैम्डा 3 बाय 2 हो जाएगा। f(8) क्या रहेगा आपके पास, लैम्डा ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 2√3 रहेगा। एंड f(8) यहाँ पे लैम्डा 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये वाला हाइपर चार्ज ऐसे बनेगा। So when hadrons were discovered and SU3 was formulated, initially it was thought that there is no fundamental representation of SU3. ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपने स्टार्टिंग में देखा हुआ है। ये वाला पार्ट हम बेटा कल ही डिस्कस करेंगे। दैट विल बी बेटर कि हम इसको आज ना ही कवर अप करें, अदरवाइज आपका मिक्सअप हो जाएगा। तो आज फिलहाल की घड़ी आप चार्ज एंड हाइपर चार्ज के केस को मिक्सअप यहाँ पे रखिए। उसके बाद हम सिमेट्री को लेंगे, चाहे आप चार्ज ले लीजिए, चाहे आप स्टेजनेस ले लीजिए, या फिर जो आइसोस्पिन, या फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइपर चार्ज ले लीजिए। ये चारों के कॉरेस्पॉन्डिंग आप 2 क्वांटम नंबर ऐसे यूज करेंगे जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग SU3 सिमेट्री आपकी यूज अप होगी फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ योर लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोस दैट आर डिस्कवर्ड इन द 1960s। सो प्लीज कीप इट फॉर द टुडेज वर्क। बाकी जो मैंने आप आज के लिए बताया है, उसके जो होमवर्क है वो उसको कर लेना बेटा। जितनी भी एक्सरसाइज बताई है, चाहे स्ट्रक्चर फंक्शन के रिगार्डिंग है, चाहे आपकी पॉलीमर्सिस, चाहे गैल्मन मैट्रिक्स के रिगार्डिंग है, उसको याद कैसे रखना है वो आप देख लीजिए। अगर आपके चैंगली की बुक है, चैंगली की बुक इंटरनेट पे अवेलेबल रहेगी, उसको एक बार देख लेना बेटा। उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे से बात कर लेना। सो द लेक्चर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। एनी क्वेश्चन और डाउट्स प्लीज।